everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss class 9th chapter Improvement in Food Resources. Improvement in food resources. So how we can improve our crop? ओके, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूव करके हम क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्रॉप के प्रोटेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, जो भी क्रॉप हुई है उसके बाद हम उसको प्रोटेक्ट करना होता है ना, तो उसके प्रोटेक्शन को हमें और ज़्यादा टेक्निक्स को यूज़ करके उसको कैसे इम्प्रूव करें वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज एनिमल हस्बेंड्री वी हैव टू सी हेयर। ओके, सो crop variety improvement factors are high yield, क्रॉप वैरायटी में हाई यील्ड होनी रिक्वायर है, बायोटिक एबायोटिक resistance and improved variety and wider adaptability. Okay, so these all factors can improve our crop variety. एक तो higher yield में मीन्स हमारी जो crop है उसकी higher yield होनी चाहिए, उसकी पैदावार हाई होनी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस को हमारी क्रॉप सह सके, मीन्स जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप को बेकार करते हैं, डैमेज करते हैं, उससे हमारी क्रॉप को बचाना है हमें। ठीक है, इम्प्रूव वैरायटी की क्रॉप होनी चाहिए और वाइडर उसमें अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप के प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव करें। सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट आर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट को हम मैनेज करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स जैसे सिंचाई करते हैं ना खेतों में, वेल्स का यूज़ करके, रिवर्स का यूज़ करके, लाइफ सिस्टम का यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न। सो यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न में 3 पैटर्न्स गिवन है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप के प्रोटेक्शन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वी कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट बाय द फैक्टर्स एज गिवन हेयर। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन इन फील्ड, हमें फील्ड में जो क्रॉप है उसको वीड से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है और डिजीजेस से बचाना है। वीड क्या है? वीड है अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, जैसे घास वगैरह आ जाती है हमारे खेतों में, है ना, वो सब हमें नहीं चाहिए। इंसेक्ट से हमें बचाना है, इंसेक्ट पेस्ट से दूर रखना है, इंसेक्ट पेस्ट को दूर रखना है मतलब। ठीक है, इसके अलावा डिजीजेस, कुछ डिजीजेस होती हैं जो हमारी क्रॉप को ख़राब कर देती हैं। ठीक, इसके अलावा प्रोटेक्शन ड्यूरिंग स्टोरेज, जैसे हम क्रॉप को स्टोर करते हैं वेयर हाउसेस वगैरह में, सो हमें वहाँ पर भी उसको बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से बचाना होता है। ठीक है, लास्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। वी हैव टू डिस्कस एनिमल हस्बेंड्री इन दिस चैप्टर। मैनेजमेंट ऑफ फार्म, फार्म को कैसे मैनेज करें, डेयरी एंड पोल्ट्री फार्म्स को। ठीक है, डेयरी में तो हम कैटल को रेयर करते हैं एंड पोल्ट्री में बर्ड्स की रेयरिंग होती है। ठीक है, रेयरिंग मीन्स पालना, बर्ड्स को पालने को बोलते हैं पोल्ट्री, कैटल्स के पालने को बोलते हैं हम डेयरी फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, फिशरीज एंड देन एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग 2 टाइप्स हैं इसके। आउट ब्रीडिंग को फिर से हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की टेक्निक है। ठीक है, मतलब उसका रिवोल्यूशन है, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे किया जाए। सो ग्रीन रिवोल्यूशन इज अ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन मैनी कंट्रीज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रॉपर इरिगेशन, इम्प्रूव्ड सीड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज वाइट रिवोल्यूशन। वाइट increase in the production of milk in India. So white revolution is a program in India to increase production of milk in India. This program made India self-sufficient in production of milk. इस program की वजह से हमारी इंडिया में self-sufficient हो गया था मिल्क का प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड को हमें कैसे इम्प्रूव करना है। सो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। cereals, seeds, pulses, vegetables, spices and fruits, fodder crops. These all 5 types of crops are present here. So cereals में wheat, rice, maize, ये सारी क्रॉप्स आती हैं, ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती हैं। ओके, नेक्स्ट है सीड।
सो यू ऑल नो नॉट ऑल सीड्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल। हम सब जानते हैं कि प्लांट्स के सारे बीजों को तो हम खा नहीं सकते ना, जैसे सीड्स ऑफ एप्पल है और चेरीज है, वो हम खाते थोड़ी ना है। एडिबल सीड्स में क्या है, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, नट्स, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज पल्सेस। They include legumes such as gram, pea, black gram, green gram, lentil. Pulses से हम लोगों को प्रोटीन मिलता है. Okay. Next, vegetables, spices and fruits. So they provide us vitamins and minerals. They include apple, mango, cherry, banana. You all know about fruits, vegetables, spices. Okay. Fodder crop जो fodder होता है ना कैटल का, वो ओट्स, सोरघम एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज क्रॉप सीजन. डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट कंडीशंस. अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग कंडीशन चाहिए, अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, ठीक है. मॉइस्चर कंडीशंस डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट फोटो पीरियड चाहिए. मीन्स फोटो पीरियड होता है ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट. किसी क्रॉप को कम सनलाइट चाहिए होती है ड्यूरेशन, और किसी क्रॉप को सनलाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए होती है. फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल. द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप सीजन्स आर. टू टाइप्स के क्रॉप सीजन्स हैं, खरीफ सीजन एंड रबी सीजन. नाउ खरीफ सीजन में रेनी सीजन वाली जो क्रॉप्स होती हैं वो आती हैं, जैसे जो जून टू अक्टूबर के मंथ में ग्रो करती हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड समर सीजन क्रॉप्स और रेनी सीजन क्रॉप्स. एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप का ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, राइस, पैडी, सोयाबीन एक्सेट्रा. नाउ कम टू रबी सीजन क्रॉप्स. सो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल. ये नवंबर टू अप्रैल ग्रो करती हैं. एंड रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं. एग्जाम्पल्स आर व्हीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड. Approaches which enhance the crop yield are as following. So how we can increase the crop yield. So crop variety improve करके हम crop की yield को increase कर सकते हैं, crop के production को improve करना है और crop के protection को improve करना है. So first of all we will discuss about crop variety improvement. Factors by which variety improvement can be done are. कैसे हम अपनी क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो फर्स्ट फैक्टर हियर इज गुड एंड हेल्दी सीड्स. अच्छे और स्वस्थ सीड्स को अप्लाई करें हम, ठीक है. हाइब्रिड मीन्स सो करें. Next is hybridization. Hybridization is the process of crossing between two or more genetically dissimilar plants to produce a new variety with good properties of both the crops. Hybridization में हम टू पेरेंट क्रॉप को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं. डिजायरेबल कैरेक्टर्स की पेरेंट क्रॉप हमने सेलेक्ट की. इसके बाद हम इन दोनों को क्या करवा देंगे, मीट करवा के इनसे हम ब्रीडिंग करवा के क्रॉस ब्रीड करवाते हैं. और इसके में जो भी सीड प्रोड्यूस होता है यहाँ पर वो है हाइब्रिडाइज्ड क्रॉप सीड. ओके. इस सीड में दोनों जो क्रॉप्स हैं हमने जो सेलेक्ट की हैं उन दोनों क्रॉप्स की वैरायटी प्रेजेंट होंगी, उन दोनों क्रॉप्स के ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है. ओके. नाउ प्रॉपर्टीज टू बी पजेस्ड बाय इम्प्रूव्ड सीड्स. जो इम्प्रूव्ड सीड्स है उसमें क्या प्रॉपर्टी पजेस होनी चाहिए, मतलब उसमें. सो एंड नेक्स्ट इज फैक्टर्स फॉर विच वेराइटी इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप्स इज डन. किस किस तरीके से हम क्रॉप की वेराइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. एक तो हायर यील्ड होनी चाहिए टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़. यील्ड हायर होनी चाहिए मीन्स कि क्रॉप का पैदावार ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब, ठीक है. इम्प्रूव्ड क्वालिटी होनी चाहिए. क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. जो क्रॉप प्रोडक्ट्स की वैरायटी होती है वो भी हर क्रॉप की डिफरेंट होती है. बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस से क्रॉप को खुद ही बचना चाहिए, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूसेस ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाता है. वेराइटीज रेसिस्टेंट टू दीज फैक्टर्स कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन. अगर वो क्रॉप वेराइटी ही ऐसी होगी कि वो खुद ही बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस से खुद बच जाएगी, मतलब, ठीक है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इन फैक्टर्स का अगर क्रॉप पर, तो उससे क्या होगा, क्रॉप के प्रोडक्शन भी इम्प्रूव हो जाएगा. वाइडर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए क्रॉप में. मीन्स कि क्रॉप को अलग अलग कंडीशंस में ग्रो किया जाए तो उस पर कोई भी उन कंडीशंस का इफेक्ट नहीं होना चाहिए. ओके. क्रॉप्स विच कैन ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस विल हेल्प इन सेटिंग हाई प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट. डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट मीन्स कि जैसी
कैरेक्टर्स हमें क्रॉप में चाहिए वो सारे कैरेक्टर्स क्रॉप में प्रेजेंट होने चाहिए. क्रॉप्स विच कंटेन डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट्स, हाइट, ब्रांचिंग, लीव्स, ठीक है, ये सब हमारे अकॉर्डिंग होने चाहिए उसमें जैसे हमको चाहिए. सेट्स हाई प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट प्रैक्टिसेस कैरीड आउट बाय फार्मर्स टू अचीव हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. दे आर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. देखिए ये सब कुछ करके हम क्रॉप के वैरायटी इंप्रूव कर सकते हैं. न्यूट्रिएंट को मैनेज करना है, इरिगेशन टाइम टू टाइम करना है एंड क्रॉपिंग पैटर्न का भी ध्यान रखना है. इसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट को भी कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए और वो एलिमेंट्स जो हैं वही न्यूट्रिएंट्स हैं. जैसे एयर से उनको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल जाती है, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाती है. बाकी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज अमाउंट, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब उनको सॉइल से मिल जाते हैं. और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट, देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को. माइक्रो मीन्स लेस, मैक्रो मीन्स मोर. सो जिनकी कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. जैसे आयरन, मैग्नीज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन. नाउ कम टू द टॉपिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. सो टू इंक्रीज द यील्ड the soil can be enriched by supplying nutrients in the form of manure and fertilizer. Yield को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? न्यूट्रिएंट सप्लाई करके. न्यूट्रिएंट को किस फॉर्म में सप्लाई करते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की फॉर्म में. ठीक है, आप देखिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैन्योर के बारे में. ये ऑर्गेनिक मैटर का सोर्स होता है मैन्योर. इट सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. मैन्योर से थोड़ी सी क्वांटिटी जाती है न्यूट्रिएंट्स की मिट्टी में. ठीक है, it is prepared by the decomposition of animal excreta and plant waste. Animal excreta means waste product. ओके, प्लांट और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको डिकम्पोज करके मैन्योर को प्रिपेयर किया जाता है. वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैन्योर. मैन्योर की फॉर्म्स देख लेते हैं. कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर. सो द प्रोसेस इन विच एनिमल एक्सक्रीटा जैसे काउ डंग है, किचन वेस्ट, प्लांट का कुछ रिमेन्स, वो वेस्ट फूड, सीवेज वेस्ट, ये सब जितना भी वेस्ट मटेरियल्स है उस सबको पिट्स में कुछ गड्ढे में मतलब डिकम्पोज किया जाता है और उससे कंपोस्ट बनाया जाता है. इसको कंपोस्टिंग बोलते हैं. ओके, नाउ कम टू वर्मी कंपोस्टिंग. वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म टू हैस्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिफ्यूज इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट. जो अर्थवर्म से कंपोस्ट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, टू हैस्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिफ्यूज. प्लांट्स एनिमल्स के जो भी रिफ्यूज हैं उनके डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए उसे वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं. यहाँ पर अर्थवर्म फिजिकल एडिटर है, क्रशर है, मिक्सर है, केमिकली या डिग्रेडर एंड बायोलॉजिकली या स्टिमुलेटर ऑफ डिकम्पोजिशन. ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस. Compost prepared by using earthworm to hasten the process of decomposition of plants and animals is called vermicompost. Next is green manure. So some plants like senhemp, sugar are grown and after some time mulched by plugging in the field. These green plants turn into green manure. They are rich in nitrogen and phosphorus. Okay. So these all are the various forms of manure. Now come to the topic fertilizer. Fertilizers are prepared in factories. Fertilizer को हम organic मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं. दीज आर मेड बाय केमिकल सब्सटेंसेस. ये केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं. ओके, दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जैसे हमने अभी पढ़ा था मैन्योर्स स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, बट फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. फर्टिलाइजर्स आर इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स सिंस दे आर सॉल्युबल इन वाटर. इट इज कॉस्टली. फर्टिलाइजर्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स क्योंकि ये क्या होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं. ये कॉस्टली भी होते हैं फर्टिलाइजर. नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड
मैन्योर्स दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मैन्योर्स तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, बट फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं. दीज आर मेड अप ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. ये तो नेचुरल सब्सटेंस से बनते हैं मैन्योर, है ना. जब प्लांट्स का, एनिमल्स का जो भी वेस्ट मटीरियल है उसको डिकम्पोज करके मैन्योर को प्रिपेयर करते हैं. बट फर्टिलाइजर्स आर मेड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, इनको हम केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करके लैबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं. मैन्योर्स दीज हैव लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, मैन्योर्स में लेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट है, बट फर्टिलाइजर्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट की अमाउंट ज़्यादा है. फोर्थ पॉइंट, मैन्योर्स आर चीप, मैन्योर्स सस्ते होते हैं एंड प्रिपेयर करते हैं रूरल होम्स में, रूरल फार्म्स फील्ड में. ठीक है, रूरल मीन्स ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उनको रूरल एरियाज बोलते हैं. दीज आर कॉस्टली, बट देखिए फर्टिलाइज़र कॉस्टली होते हैं और फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं. ओके, फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रीज होती हैं. मैन्योर स्लोली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द प्लांट सिंस दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. मैन्योर तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, क्योंकि ये पानी में नहीं घुलते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं ये मैन्योर्स. लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं आर ईजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट सिंस दे आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये तो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं फर्टिलाइजर, इसलिए ये प्लांट्स जो होते हैं वो ईजीली उसको फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं. नेक्स्ट इज मैन्योर इज डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. मैन्योर को स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना डिफ़िकल्ट टास्क है, बट fertilizers can store and transport easily. Okay, their storage and transportation is easy. Now we will discuss about irrigation. The process of supplying water to the crop plant is called irrigation. Irrigation क्या होता है? वाटर सप्लाई करना. क्रॉप प्लांट्स में वाटर को सप्लाई करने को बोलते हैं इरिगेशन. लुक एट दिस पिक्चर. ओके, now methods of irrigation. First method is wells. These are of two types. जो wells होते हैं वो two types के होते हैं. First is dug well, second is tube well. And in dug wells, water is collected by bullock operated devices or by pump. जो dug wells होते हैं उसमें water जो है वो bullock operated devices से या pump से ऊपर लिया जाता है. लेकिन tube well very deep होते हैं, underground water जो available होता है ना उसको यूज़ करते हैं irrigation में. यहाँ पर मोटर पंप यूज़ होती है to lift water. नेक्स्ट इज कैनाल. दीज गेट वाटर फ्रॉम लार्ज रिवर्स. यहाँ पे जो कैनाल्स हैं ये इनसे वाटर जो है, जो बड़ी बड़ी सी रिवर्स होती हैं वहाँ से वाटर आता है. रिवर लिफ्ट सिस्टम. इन दिस सिस्टम वाटर इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम रिवर थ्रू पंप. दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर इरिगेशन इन एरियाज क्लोज टू रिवर. जो रिवर के क्लोज्ड एरियाज होते हैं वहाँ पर ये रिवर लिफ्ट सिस्टम से डायरेक्टली रिवर से पंप के थ्रू वाटर आता है. ओके, next is tank. So these are small storage reservoir. We all know about tanks. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? उसमें वाटर को इकट्ठा कर लिया जाता है टैंक में, ताकि हम जब भी उसको यूज़ करने की रिक्वायरमेंट होगी हमें तब हम उसको यूज़ कर लेंगे. दिस ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन. इससे सॉइल इरोजन भी नहीं होता. नेक्स्ट इज क्रॉप पैटर्न. दिस इज इरिगेशन. इरिगेशन completes here. Methods of irrigation. Now come to crop pattern. So different patterns are used to maximize the production from crop field. अलग अलग methods को use करके हम crop field में crops के production को increase कर सकते हैं. First method is mixed cropping, second is intercropping, and third is crop rotation. So first is mixed cropping. Growing two or more than two crops together. 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स को साथ में ग्रो करना एक ही लैंड पर, ओके, ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग. एग्जाम्पल व्हीट एंड ग्राम, व्हीट एंड मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर. दिस इज जनरली डन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू एबनॉर्मल वेदर कंडीशन. एबनॉर्मल वेदर कंडीशंस की वजह से सारी की सारी क्रॉप फेल ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इस रिस्क को कम करने के लिए हम मिक्स्ड क्रॉपिंग को यूज़ करते हैं. फर्टिलिटी इज ऑल्सो सीन टू बी इंक्रीज. यहाँ पर फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है क्रॉप फार्म की. ओके, चलिए नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग. सो हेयर
टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। एक यहाँ पर डेफिनेट पैटर्न यूज होता है। देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम टू और मोर क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे साथ में सेम पीस ऑफ लैंड पे। जैसे ये है एक लैंड, यहाँ पर हमने इस जगह पर, यहाँ पर मतलब इस पोर्शन में हमने व्हीट की क्रॉप की है और यहाँ पर इस पोर्शन में हमने ग्राम। ठीक, इस तरीके से ये मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गई। नेक्स्ट है इंटर क्रॉपिंग। सो टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। यहाँ पर हम डेफिनेट पैटर्न का यूज करके टू और मोर क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं। फ्यू रोज ऑफ वन फॉलोड बाय फ्यू रोज ऑफ द अदर। जैसे सोयाबीन प्लस मेज, एक रो हमने सोयाबीन की गई, फिर मेज, फिर सोयाबीन, फिर मेज, इस तरीके से सोयाबीन और मेज, सोयाबीन मेज, फिर सोयाबीन, फिर मेज, फिर सोयाबीन, फिर मेज, ऐसे करके हम क्रॉप पे ये एक फिक्स्ड पैटर्न का यूज करते हैं यहाँ पर। ओके, एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं सोयाबीन प्लस मेज, पर्ल मिलेट बाजरा, काउपी लोबिया। काउपी क्या होता है? लोबिया। पर्ल मिलेट क्या है? बाजरा। Okay, it makes better use of natural resources of sunlight, land and water and also arrest soil erosion effectively. इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, सनलाइट का, लैंड का, वाटर का, और जो सॉइल इरोजन है उससे भी हम क्रॉप फार्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज crop rotation. Crop rotation is policies of growing different crops one after another on the same field. एक ही फील्ड पे एक के बाद एक 2-3 क्रॉप्स को ग्रो करवाना। ओके, मीन्स इफ सम क्रॉप इज ग्रोन अगेन एंड अगेन ऑन द सेम फील्ड। जैसे देखिए ये एक फील्ड है, क्रॉप फील्ड। ओके, इस पर हमने पहले व्हीट करवा दिया ग्रो, फिर दोबारा से फिर से व्हीट करवा दिया, फिर व्हीट करवा दिया, फिर से व्हीट करवा दिया। तो इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो बार बार व्हीट की क्रॉप ले लेगी। तो उस फील्ड में क्या होगा, उस वहाँ पर मिट्टी में जो व्हीट की क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे वो फिर बचेंगे ही नहीं कुछ टाइम बाद। सो वी शुड चूज डिफरेंट क्रॉप्स सो दैट ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल आर यूज। तो इसलिए हमें अलग अलग क्रॉप्स को चूज करना पड़ता है ताकि मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब के सब यूज हो जाएं। ओके, इससे क्या फ़ायदा होगा, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, इट कंट्रोल पेस्ट एंड वीड्स, पेस्ट और वीड्स भी कंट्रोल में रहेंगे, एंड सेवरल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन सक्सेशन विद ओनली वन सॉइल प्रिपरेशन। एक बार हमने सॉइल की प्रिपरेशन की, उसमें कई सारी क्रॉप्स ग्रो करवा सकते हैं। नाउ क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। Crop protection improvement. How we can improve our crop protection? To protect crops against diseases. Crops को हमें diseases से protect करना है। Disease causing organisms means pathogens जो हैं उनसे हमें हमारी crop को protect करना है, and जो other harmful factors हैं उन सब से हमें protect करना है। तो इसी को हम crop protection कहते हैं। Following methods are used to control these problems. So first method is pest control during growth. जब growth हो रही होती है उस टाइम पर हमें पेस्ट से कंट्रोल करना है, और जब हम स्टोरेज करते हैं ग्रेन्स को उस टाइम पर भी हमें क्रॉप को प्रोटेक्ट। पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ। सो जब हम ग्रो कर रहे होंगे क्रॉप को, जब ग्रो हो रही होगी क्रॉप, उस टाइम पर हमें ग्रोथ के दौरान पेस्ट को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, पेस्ट इज एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म। पेस्ट कोई भी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो डिस्ट्रॉय करे ह्यूमन क्रॉप को, मतलब हार्म करे क्रॉप को और क्रॉप के प्रोडक्ट्स को जो भी हमें ऑब्टेन्ड होते हैं क्रॉप से। पेस्ट कई टाइप्स के होते हैं, वीड्स भी पेस्ट में ही आती हैं, वीड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ओके, पैथोजेंस हैं, ये सभी पेस्ट हैं। सो वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टीवेटेड फील्ड। जो कल्टीवेटेड फील्ड है उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, ऐसे प्लांट जो हमें नहीं चाहिए फील्ड में, वो क्या है, वीड्स है। उसका एग्जांपल है ज़ैंथियम। नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट हार्म करते हैं प्लांट्स को, किस तरीके से वो देखते हैं। सो दे कट द रूट, स्टेम एंड लीव। वो लीव को, रूट को, स्टेम को कट कर देते हैं। दे सक द सेल सेप। सेल के अंदर का जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो उसको सक कर लेते हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
plant. Okay, now pathogen. So pathogen organisms जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस है, जो डिजीजेस कर देते हैं प्लांट्स में, उनको हम पैथोजन बोलते हैं. ये ट्रांसमिट होते हैं थ्रू एयर, वाटर, सॉइल. ओके, अब देखिए स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. तो ये तो था कि जब प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रोथ के टाइम पर पेस्ट कंट्रोल. ओके, नाउ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. ग्रेन जब स्टोर करके रखते हैं, सो फॉर गेटिंग सीजनल फूड चाहिए होता है हमें थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल अगर हमें कोई सीजनल फूड चाहिए, सो उसको स्टोर करके रखना पड़ता है. सेफ स्टोरेज, सेफ प्लेस पर हमें स्टोर करके रखना पड़ता है ना. बट ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, लेकिन जब हम क्रॉप को स्टोर करते हैं, ग्रेन्स को मतलब स्टोर करते हैं, तब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं कई तरीके से. बायोटिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? बायो का मीनिंग होता है लिविंग. सो ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, माइट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब की वजह से क्रॉप जो ग्रेन्स हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. एबायोटिक प्रॉब्लम्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे मॉइस्चर, इनअप्रोप्रिएट टेम्परेचर, मीन्स कि जितना मॉइस्चर चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, कम हो गया, या टेम्परेचर जितना चाहिए उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसलिए हम क्रॉप को बायोटिक, एबायोटिक स्ट्रेस से बचा कर रखना होता है, मतलब ग्रेन्स को. सो दीज फैक्टर्स अफेक्ट क्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन, लॉस इन वेट, चेंज इन कलर, पुअर जर्मिनेबिलिटी. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैज इट्स ओन डिसएडवांटेजेस. देखिए, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें, इनके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, नुकसान भी हैं इनके. सो दे कॉज पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन करते हैं, डैमेज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इन लॉन्ग रन. मीन्स अगर लंबे समय तक हम इनका यूज़ करेंगे फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का, तो सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज हो जाएगी. ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऑब्टेन्ड मे कंटेन हार्मफुल केमिकल इन स्मॉल अमाउंट. ये सारी चीज़ें जो होंगी, हमें जो रिजल्ट के रूप में, क्रॉप रिजल्ट जो होगा हमारा, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसमें क्या होगा? हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट होंगे कम कम अमाउंट में. ठीक है. Organic farming is a farming system with no or very little use of chemicals. Organic farming ऐसा farming system है जिसमें ना के बराबर या बहुत ही कम मात्रा में chemicals का use होता है, जैसे fertilizers and pesticides. Okay. Now different ways to protect food grains before they are stored for future use. फ्यूचर यूज में स्टोर करने से पहले हम फूड ग्रेन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से. फर्स्ट मेथड इज ड्राइंग. द फूड ग्रेन्स शुड बी प्रॉपरली ड्राइड इन द सन. फूड ग्रेन्स को प्रॉपरली ड्राई कर दिया जाता है पहले सन में, सनलाइट में. ओके. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन को भी मेंटेन किया जाता है. द ग्रेन्स मस्ट नॉट कंटेन इंसेक्ट. ग्रेन्स जो होते हैं उसमें इंसेक्ट नहीं होना चाहिए. द गोडाउन शुड बी क्लीन्ड वेल. गोडाउन अच्छे से क्लीन होना चाहिए जिसमें भी हम ग्रेन्स को स्टोर करके रख रहे हैं. द क्रैक्स इन द रूफ्स में, छत में, मतलब क्रैक्स ऑन द वॉल्स एंड फ्लोर शुड बी सील्ड कम्प्लीटली. वो अच्छे से सील्ड होनी चाहिए, कहीं भी कोई क्रैक नहीं होना चाहिए. फ्यूमिगेशन. गोडाउन एंड स्टोर्स शुड बी प्रॉपरली स्प्रेड विथ फ्यूमिगेंट्स. फ्यूमिगेंट्स से हमें प्रॉपरली पहले स्टोर करना होता है, मतलब स्प्रे करना होता है उस गोडाउन को, उस स्टोर को. ओके. स्पेशली जो बीज होते हैं उनको मतलब ट्रीट किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड से, कि कोई इंसेक्ट, कीड़ा या फंगस ना लग जाए उस पर. ठीक है. नाउ स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? सो देखिए, क्लीन्ड एंड ड्राइड ग्रेन्स, जो क्लीन, साफ, एकदम सूखे ग्रेन है, उनको स्टोर किया जाता है गनी बैग्स में या अदर किसी प्रॉपर बैग में. एयर टाइट, मॉइस्चर रेसिस्टेंट एंड टेम्परेचर रेसिस्टेंट स्टोरेज डिवाइसेस डेवलप किए जाते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा. दे शुड बी यूज. ओके. एनिमल हस्बेंड्री साइंटिफिक मैनेजमेंट है डोमेस्टिक एनिमल्स का इन एन एफिशिएंट मैनर टू ऑब्टेन फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैम. ओके. सो कैटल फार्मिंग, पर्पस ऑफ कैटल फार्मिंग इज
क्यों कैटल को फार्म पालते हैं लोग? फॉर गेटिंग मिल्क, फॉर प्लगिंग फील्ड, बुल कार्ट, फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कैटल आर काउ and buffalo. Milch animals include milk producing animals, okay, female cattle. Draught animals, those animals which do not produce milk and are used for agricultural work, are draught animals. Now lactation period. What is lactation period? The period of milk production between birth of a young one and the next pregnancy is called lactation period. Young one के birth से लेकर next pregnancy तक का period जिसमें मिल्क प्रोडक्शन होता है बाय द कैटल इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड. ओके, नाउ केयर ऑफ कैटल. सो क्लीनलीनेस, रूफ्ड शेल्टर विद गुड वेंटिलेशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड. Okay, next point, regular brushing of skin of cattle. And the last point in cleanliness is sloping floor for shelter, for avoiding waterlogging. Okay, next point here is food. So roughage mainly containing fiber. Second is concentrates containing protein and food containing micronutrients. Roughage में mainly क्या है? Fiber है. Concentrate में mainly protein है and food में mainly micronutrients हैं, vitamins and minerals for enhanced milk production. Diseases can cause death and reduce milk production. Okay. Parasites are small organisms living inside or outside the body of another organism host. They derive food from the body of the host. देखिए, पैरासाइट छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनसाइड और आउटसाइड रहते हैं होस्ट की बॉडी के. अंदर रहने वाले जो पैरासाइट हैं उनको एंडोपैरासाइट बोलते हैं और जो आउटसाइड रहते हैं बॉडी के ऊपर रहते हैं होस्ट की उसको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं. सो 2 टाइप्स के होते हैं ये पैरासाइट. एक्सटर्नल पैरासाइट ऑन स्किन ऑफ कैटल कॉज स्किन डिजीजेस. ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स को हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट. ओके, एक्टोपैरासाइट. ओके, एंड इंटरनल पैरासाइट आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. इंटरनल पैरासाइट लाइक worms cause stomach and intestinal problems and fluke cause liver problem. Bacteria, virus cause infectious diseases that can be easily transmitted from one to another. देखिए, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये भी कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस कर देते हैं कैटल में. ये जो डिजीजेस है वो एक कैटल से दूसरे कैटल में ट्रांसमिट भी हो जाती हैं. नेक्स्ट कम टू पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग इज डन फॉर एग्स एंड मीट. पोल्ट्री फार्मिंग में हम बर्ड्स को पालते हैं, ठीक है, एग्स के लिए, मीट के लिए. दे बोथ प्रोवाइड प्रोटीन टू आवर डाइट. इससे दोनों से ही हमें प्रोटीन मिलता है हमारी डाइट में. ब्रॉयलर्स, बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग मीट आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स. दे कैन बी यूज्ड आफ्टर 6 to 8 weeks फ्रॉम देयर बर्थ. ओके, देखिए, ब्रॉयलर्स जो हैं उनको हम मीट को ऑब्टेन करने के लिए रियरिंग करते हैं एंड दे कैन बी यूज्ड आफ्टर 6 to 8 weeks फ्रॉम देयर बर्थ. जन्म होने से 6 to 8 weeks के बाद हम इनको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं. नाउ लेयर्स. बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग एग्स आर कॉल्ड लेयर्स. लेयर्स को हम एग्स के लिए ऑब्टेन करते हैं, मतलब एग्स को चाहिए ऑब्टेन करना होता है, इसलिए हम बर्ड्स को ग्रो करते हैं. उस प्रोसेस को बोलते हैं लेयर. They can be used after 20 weeks when sexual maturity has been attempted to lay eggs. इसको हम यूज़ करते हैं 20 weeks के बाद. जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटैम्प्ट कर लेती है ना एग्स, उसके बाद ही तो एग्स प्रोड्यूस करेगी वो. नाउ मोस्ट ऑफ द ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स आर क्रॉस ब्रीड. ज़्यादातर जो ब्रॉयलर्स लेयर्स हैं वो क्रॉस ब्रीड करके प्रोड्यूस की गई होती हैं. ब्रीडिंग इज डन टू एनहांस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन हैंस. मोर एंड बेटर क्वालिटी चिक्स. ब्रीडिंग क्यों होती है? क्या बढ़ा देते हैं ब्रीडिंग करने से, मतलब क्या बढ़ जाता है ब्रीडिंग करने से हैन के अंदर? एक तो देखिए, मोर एंड बेटर क्वालिटी की चिक्स प्रोड्यूस करती है. लो मेंटेनेंस होती है उसकी. ब्रीडिंग इज डन टू प्रोड्यूस ड्वार्फ ब्रॉयलर्स. ड्वार्फ ब्रॉयलर्स मीन्स मीट गिविंग बर्ड्स. ब्रॉयलर्स है ना. फीडिंग कॉस्ट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस इन पोल्ट्री फार्म. फीडिंग कॉस्ट सबसे बड़ा खर्चा होता है पोल्ट्री फार्म का. जो डाफ ब्रॉयलर्स हैं उनको लेस फूड चाहिए होता है एंड कैन रिड्यूस कॉस्ट बाय 30%. ऑल्सो दे कैन टॉलरेट मोर हीट. ओके, नाउ कम टू फिश प्रोडक्शन. Catla, silver carp, rohu, grass carp, mrigal, common carp. These are fishes. अब देखिए, फिश प्रोडक्शन इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन टू अवर डाइट. डाइट का मेन सोर्स क्या है, ग्रेट सोर्स क्या है? प्रोटीन
का फिश प्रोडक्शन। ठीक है, फिश प्रोडक्शन 2 टाइप से होता है, एक तो फिन फिश प्रोडक्शन जिसको ट्रू फिश प्रोडक्शन भी बोलते हैं, एंड सेकंड इज शेल्फ फिश प्रोडक्शन। So fin fish production and management of cartilaginous and bony fishes such as pomfret, tuna, cod, catla, prawns, rohu, etc. And shellfish production of shellfish such as prawns, mollusk, etc. Now depending on the mode of obtaining fishes, fishing are of 2 types. किस तरीके से फिशिंग कर रहे हैं, उसको किस तरीके से ऑब्टेन कर रहे हैं फिश को, तो उसके अकॉर्डिंग फिशिंग 2 टाइप्स की है, कैप्चर फिशिंग एंड कल्चर फिशिंग। Naturally living fishes in various water bodies are captured in capture fishing. Okay, next is culture fishing. Fishes of desired variety are cultivated in confined areas with utmost care of get maximum yield. देखिए जो फिशेस हैं वो डिजायर्ड वेराइटी की जो फिशेस हैं उनको कल्टीवेट किया जाता है कन्फाइंड एरियाज में, एक प्रॉपर एरिया में विद आउटमोस्ट केयर की जाती है उसकी बहुत ज़्यादा, ताकि हमें मैक्सिमम यील्ड मिल सके। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वाकल्चर भी बोलते हैं इसको। एक्वाकल्चर कैन बी डन इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। व्हेन इट इज डन इन ओशियन, जब इसको हम ओशियन में करते हैं तो उसको मैरीकल्चर बोलते हैं। नाउ कम टू मैरीन फिशिंग। मैरीन फिशिंग इंक्लूड फिश प्रोडक्शन इन पॉन्ड्स, रिवर्स, रिजर्वॉयर। ओके, popular marine fishes include pomfret, tuna, sardine, Bombay duck, and some costly fishes found in sea like nullets, prawns, seaweed, oyster. Using satellite, regions of high fish population in sea can be found. Echo sounders are also used. ये कैसे पता चलता है कि इस एरिया में ये पॉन्ड मतलब जो सी है उसके इस एरिया में हाई फिश पॉपुलेशन है, तो हम सैटेलाइट का यूज करके ये पता लगाते हैं। ठीक है, नाउ कम टू इनलैंड फिशिंग। इट इंक्लूड्स फिश प्रोडक्शन इन फ्रेश वाटर। इनलैंड फिशिंग में फिश का प्रोडक्शन फ्रेश वाटर में होता है, जैसे पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में, रिजर्वॉयर्स में। और ब्रैकिश वाटर होता है एस्चुरीज का वाटर। Now come to composite fish culture. A fish culture system where 5 to 6 varieties of fish are reared in a single fish pond. Okay, 5 to 6 variety की fishes को अगर हम एक ही pond में rear कर रहे हैं, that is called composite fish culture. They are selected so that they do not compete फॉर फूड। वो कैसे होती हैं? सेलेक्टेड होती हैं, compete भी नहीं करती फूड के लिए। दे शुड हैव डिफरेंट फूड रिक्वायरमेंट्स, उनकी क्योंकि अलग अलग फूड रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कैटला है, फीड इन द अपर पार्ट ऑफ वाटर, वो तो वाटर के ऊपर वाले हिस्से में रहती है तो वो ऊपर वाले पार्ट में ही फीड करेगी। रोहू फीड करती है मिडिल पार्ट ऑफ वाटर में। ओके, एंड मृगल, कॉमन कार, ये फीड करती हैं बॉटम में। ओके, तो देखिए जैसे ये लुक एट हियर, इस तरीके से ये एक इनका रिजर्वॉयर है, तो ये जो अपर पार्ट में है दैट इज कैटला, मिडिल पार्ट में रोहू प्रेजेंट है, एंड मृगल, कॉमन कार प्रेजेंट एट द बॉटम, तो वो वहीं पर फीड करती है। उनकी फीडिंग रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, तो compete भी नहीं करना पड़ता उनको फूड के लिए। इसका एडवांटेज है कि मोर यील्ड हमें मिल जाती है। और प्रॉब्लम क्या होती है इसके साथ, सो बहुत सारी फिश ले करती हैं एग्स ड्यूरिंग मानसून ओनली। कई सारी फिश मानसून सीजन में ही एग लेइंग करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फिश जो है वो विल नॉट ग्रो फास्ट, वो फास्ट ग्रो ही नहीं कर पाती हैं। सो हार्मोनल स्टिमुलेशन इज यूज्ड। यूजिंग दिस फिशेस कैन बी मेड टू रिप्रोड्यूस एनी टाइम। Now come to apiculture, that is beekeeping. मधुमक्खी पालन को बोलते हैं apiculture. It is the practice of keeping, caring, management of honey bees on a large scale for obtaining honey at wax. Okay, बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं वो बी कीपिंग का यूज़ करते हैं एडिशनल इनकम को अपनी इंक्रीज करने के लिए, मतलब एडिशनल इनकम के लिए बी कीपिंग करते हैं वो। सो ऑल्सो देयर आर बिग फार्म्स, वहाँ पे भी बिग फार्म्स होते हैं, उनको एपियरीज बोलते हैं और बी फार्म्स बोलते हैं। एपियरी क्या है? द सेटिंग अप ऑफ अ नंबर ऑफ बी हाइव, बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते लगा लिए हैं डिजायरेबल लोकेशन में, सिस्टमैटिक मैनर में, दैट अलाउ मैक्सिमम पॉलन एंड नेक्टर कलेक्शन। ऐसी जगह पर लगाए हैं जहां से ज्यादा पॉलन और नेक्टर को कलेक्ट कर सके हनी बी। पॉलन एंड नेक्टर यू ऑल नो, pollen grains and pollen grain are the male reproductive gamete of plant. Okay, and nectar is फ्रूट, जो फ्लावर से जूस लेती है ना मधुमक्खी, वो ही होता है नेक्टर। सम कॉमन इंडियन वेराइटीज ऑफ बीज इंक्लूड एपिस कैरना, इंडिका,
इंडियन बी, डॉर्सेटा रॉक बी, फ्लोरल लिटिल बी। वन इटालियन वेराइटी है, एक देखिए इटालियन वेराइटी है जिसका नेम है मैलीफेरा। ये भी यूज़ होती है इंडिया में कॉमर्शियल लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए बिकॉज ऑफ इट्स फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो मैलीफेरा के क्या क्या एडवांटेजेस हैं एक बार देख लीजिए। एक तो ये हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी होती है इसके अंदर, ये जल्दी जल्दी से रिप्रोड्यूस भी कर पाती है और इसमें स्टिंग भी नहीं होता, मतलब ये काटती भी नहीं है। दे स्टे इन अ बी हाइव फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक वो बी हाइव में रह सकती है। अब देखिए हनी, ये तो आपको पता ही है इसके बारे में। इट इज़ अ डांस स्वीट लिक्विड होता है, मेडिसिन में यूज होता है। इट इज़ यूज्ड एज शुगर, इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ पैस्टरेज, पैस्टरेज क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन। नेक्टर और पॉलन के कलेक्शन के लिए फ्लावर्स चाहिए होते हैं उसको, बी को। तो जहाँ पे ये सब फ्लावर्स अवेलेबल हैं दैट इज पैस्टरेज। और पैस्टरेज ऑफ फ्लोरा इज द टाइप ऑफ क्रॉप, फ्लावर और अदर प्लांट्स फ्रॉम विच बी कलेक्ट्स नेक्टर एंड पॉलन टू प्रोड्यूस हनी। ये पैस्टरेज ऑफ फ्लोरा एक ऐसे टाइप की क्रॉप, मतलब इस तरीके की क्रॉप है जैसे फ्लावर है और अदर प्लांट्स हैं जहाँ से बी मतलब नेक्टर को कलेक्ट कर सके, पॉलन को कलेक्ट कर सके हनी को प्रोड्यूस करने के लिए। इट अफेक्ट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ हनी, इससे क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ हनी पे भी इफेक्ट होता है क्योंकि डिफरेंट फ्लोरा जो है, फ्लोरा होते हैं प्लांट्स, तो अलग अलग प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं नेक्टर एंड पॉलन ऑफ डिफरेंट टाइप। एग्जाम्पल आलमंड हनी ऑफ कश्मीर, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अब देखिए ये कुछ असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस इसमें गिवन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्मी कंपोस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मैथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट मेथड है कंपोस्ट को प्रिपेयर करने का, बिल्कुल ठीक। इसका रीजन आपको गिवन है, एन अर्थवर्म इज फिजिकली एन एरेटर, क्रशर एंड मिक्सर। दिस वी हैव रीड इन दिस चैप्टर अर्लियर। केमिकली अ डिग्रेडर एंड बायोलॉजिकली अ स्टिमुलेटर ऑफ डीकम्पोजिशन, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड रीजन एंड असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हियर। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट थ्रू द कंजम्पशन ऑफ बाय द अर्थवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन for question number 1. Now come to question number 2. The basic objective in mixed cropping is to minimize the risk of insurance against the total crop failure. जो basic objective है mixed cropping में वो क्या है? रिस्क और इंश्योरेंस को कम करना अगेंस्ट द टोटल क्रॉप फेलियर, टोटल क्रॉप फेलियर के अगेंस्ट, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसका रीजन देख लेते हैं। व्हीट एंड चिकन पी आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग। व्हीट और चिकन पी इंटरक्रॉपिंग का एग्जाम्पल है, ये भी ठीक है। बट ये देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में बात चल रही है, यहाँ पर हम इंटरक्रॉपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, बिल्कुल है तो दोनों ठीक है, स्टेटमेंट्स दोनों ठीक है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट है दोनों डिफरेंट, है ना। ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का यहाँ पर। सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन इज आर ट्रू, but reason is not the correct explanation of assertion. Okay, so this chapter completes here. If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.